मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में यहाँ हमारी चर्चा मध्यलोक के संबंध में चल रही है। मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, उनमें सबसे पहला जम्बू द्वीप। देखिए, अभी तक हम सूत्र भी हमारे काफी 23 नंबर तक पढ़ लिया ना हमने। 23 सूत्र हो गए हैं और बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। 6 सूत्रों में पूरा अपन ने नरक पृथ्वियों के नाम वगैरह, उनके कितनी कितनी मोटाई है, कितने कितने बिल हैं, कितनी वहाँ आयु होती है, कितने उनमें पटल होते हैं, बहुत सारी बातें वहाँ पढ़ी अधोलोक के संबंध में। और यहाँ मध्य लोक के संबंध में भी बहुत सारी चीजें। इनमें क्या है कि याद करने की चीजें ज्यादा हैं कुछ, जैसे कि क्षेत्रों के नाम है, पर्वतों के नाम है, सरोवरों के नाम है, नदियों के नाम है, फिर थोड़ी थोड़ी सी पर्वतों की ऊंचाई। यद्यपि ज्यादा कठिन नहीं है, एक पर्वत की ऊंचाई याद कर ली और एक बार सिस्टम समझ में आ गया तो पहला पर्वत 100 योजन ऊंचा है, हिमवन पर्वत, तो दूसरा उससे डबल है, तीसरा उससे डबल है, और फिर चौथा उसके बराबर है, पांचवा फिर उससे आधा, छठा फिर उससे आधा। ऐसे करना है। तो 100, 200, 400, फिर 400, 200 और 100, ऐसे ये 6 पर्वतों की ऊंचाई है। इसी तरह सरोवरों में पहला सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा है, तो दूसरे में उससे दुगना करना है, तीसरे में उससे दुगना करना है, फिर वापस से वही बराबर और आधा आधा, ऐसा। तो ऐसे ही क्षेत्रों में है। क्षेत्रों में यद्यपि एरिया वो पर्वतों से दुगना दुगना होता है, पर क्षेत्रों का एरिया केवल हमको भरत क्षेत्र के एरिया, वो भी पूरा एरिया नहीं है, उसकी केवल जो चौड़ाई है वो देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं और हमने भरत क्षेत्र की रचना देखी थी। और भरत क्षेत्र की रचना में देखिए, ये हमारे पास में भरत क्षेत्र है इस तरह का, और इस भरत क्षेत्र में ये यहाँ हिमवन पर्वत है ऊपर, ये इस तरह यहाँ हिमवन पर्वत है, इस पे पद्म सरोवर है, और पद्म सरोवर से एक गंगा नाम की नदी निकल रही है। इस तरह से ये पर्वत से पहले सीधी चलती है और फिर टर्न लेकर और नीचे क्षेत्र में गिरती है, और इस तरह से क्षेत्र में सीधी चलती चलती फिर यहाँ जाकर थोड़ा सा पूर्व की तरफ मुड़कर और लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसी तरह से सिंधु नदी निकलती है पद्म सरोवर से, थोड़ी दूर पर्वत पे सीधे चलती है, फिर दक्षिण की तरफ टर्न लेती है और सीधी सीधी क्षेत्र में चलती हुई और फिर पश्चिम की तरफ से ऐसे टर्न लेके और ये बाहर लवण समुद्र है उसमें जाके मिल जाती है। इस तरह से अभी तो इस क्षेत्र के हुए 3 भाग। फिर इस क्षेत्र के बीचों बीच इस तरह से पूर्व पश्चिम फैला हुआ एक विजयार्ध नाम का पर्वत है। ये विजयार्ध नाम का एक पर्वत है और इस तरह से गंगा सिंधु इन 2 नदियों और एक विजयार्ध पर्वत से अब ये पूरे भरत क्षेत्र के 6 हिस्से हो गए हैं। 6 पार्ट्स
इस भरत क्षेत्र के हो गए हैं। 6 हिस्सों में भरत क्षेत्र बट गया है। तो 5 जो खंड हैं वो तो कहलाते हैं म्लेच्छ खंड, और ये दक्षिण की तरफ बीच वाला खंड है वो कहलाता है आर्य खंड। दक्षिण की तरफ बीच वाला है आर्य खंड। इसके अलावा 1 2 3 4 5 ये 5 कहलाते हैं म्लेच्छ खंड। आर्य खंड में धर्म आदि की व्यवस्था होती है। यहाँ रहने वाले मनुष्य आर्य कहलाते हैं, और यहीं से मोक्ष यानी मोक्ष तो यहाँ उत्पन्न हुए जो जीव हैं, यहाँ आर्य खंड में उत्पन्न हुए जीव ही मोक्ष में जा सकते हैं। अभी ये हमने कल जो पिछली क्लास में हमने नदियां देख ली थी कि विजयाट पर्वत की किस तरह की रचना है। विजयाट पर्वत 25 योजन ऊंचा है, 10 योजन की ऊंचाई पर चलने, और नीचे से 50 योजन चौड़ा है। 10 योजन की ऊंचाई पर चलने पर दोनों तरफ से, उत्तर से और दक्षिण से, दोनों साइड से 10-10 योजन वो कट गया है। और वहाँ पहला जो स्टेप है, समझ लीजिए इस तरह की सीढ़ियां टाइप होती हैं कुछ, कहीं ऑडिटोरियम ओपन स्टेडियम वगैरह होते हैं, कहीं कहीं बच्चों के स्कूल वगैरह में जो ग्राउंड होते हैं वहाँ इस तरह की सीढ़ियां होती हैं। पहली वाली सबसे चौड़ी है, फिर दूसरी उससे छोटी होती है, तीसरी उससे छोटी होती है। इस तरह की ये सीढ़ी नुमा ये विजयाट पर्वत है। और इस विजयाट पर्वत पे पहले जो स्टेप है वहां पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं। सेकंड स्टेप पर फोटो नहीं आ रही है। कौन सी फोटो नहीं आ रही है? बंद हो गई। आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बाकी आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। देखिए, तो यहाँ ये विजयाट पर्वत है, और इस पे फिर सबसे ऊपर जो टॉप पे पहुंचने पर वहां पर 9 कूटे हैं। उनमें से पूर्व की तरफ जो पहली कूट है वहां पर एक कृत्रिम जिनालय है। अभी ये जो क्षेत्र है, यहाँ उत्तर की तरफ बीच वाला जो हिस्सा है भरत क्षेत्र में, दक्षिण की तरफ बीच वाला हिस्सा तो है आर्यखंड, यानी विजयाट पर्वत के दक्षिण में। हमको यहाँ बोर्ड पे नीचे दिख रहा है, एक्चुअल में है विजयाट पर्वत के वो दक्षिण साइड में। अब इस विजयाट पर्वत के उत्तर तरफ जो बीच वाला हिस्सा है, उस बीच वाले हिस्से में एक और पर्वत है। उस पर्वत का नाम है वृषभगिरी। वृषभगिरी, इसी को वृषभाचल कहते हैं। गिरी यानी अचल, अचल पर्वत, गिरी ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो उसको वृषभाचल हम वृषभाचल के नाम से जानते हैं। इसी यहाँ एक पर्वत है। वो पर्वत कितना बड़ा है कि 100 योजन तो उसकी हाइट है। जो ये पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 100 योजन, यानी हिमवन पर्वत जितना ऊंचा है, 100 योजन ऊंचा हिमवन पर्वत है, उतनी ही ऊंचाई इस वृषभगिरी की है। 100 योजन की हाइट है, और 100 योजन की हाइट है तो नींव कितनी होगी उसकी? हाइट का 1/4 नींव होती है, तो 25 योजन की उसकी नींव है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी 100 योजन है। 100 योजन ऊंचा और 100 योजन ही चौड़ा। तो 100 योजन जो चौड़ाई है वो जमीन पर है, जमीन पर उसकी चौड़ाई 100 योजन है। फिर ये थोड़ा सा तिरछा होता गया है, तो बीच में पहुंचकर इसकी चौड़ाई हो गई है 75 योजन। और इसके बाद में ऊपर शिखर पर पहुंचते पहुंचते इसकी चौड़ाई रह गई है 50 योजन। तो ये थोड़ा कुछ इस तरह का स्लांटिंग सी शेप का ये पर्वत दिखाई देगा हमको। नीचे ज्यादा चौड़ा है, नीचे 100 योजन चौड़ा है, बीच में 75 योजन चौड़ा है, और टॉप पर 50 योजन चौड़ा है। इस वृषभगिरी की या वृषभाचल की क्या स्पेशलिटी है, इसको क्यों याद किया जाता है? एक तो यहाँ पर भी जिन मंदिर है ही, लेकिन ये काउंटिंग वाला नहीं है। जिन मंदिर यहाँ पर भी है, बट ये जो 458 की हम गिनती करेंगे उसमें ये गिनती में नहीं आएगा। इस वृषभाचल पर्वत पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाते हैं। जैसे समझ लीजिए परंपरा तभी से चली आ रही है कि हम लोग जैसे अब जो समझदार हैं वो लोग तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कहीं गए, कहीं घूमने गए, कहीं फोर्ट वगैरह में, यहाँ तो आप वहाँ दीवारें देखेंगे लोग अपने नाम लिख जाते हैं। यहाँ पे हमारे जयपुर में जयगढ़ का फोर्ट है, वहाँ तो बहुत सारे वो दीवारों पे नाम लिखे हुए मिल जाएंगे लोगों के,
पहाड़ की शिलाओं पे, कुछ भी पत्थर से। तो वो अब कौन जानता है, किसको जानता है, लेकिन वो लिख जाते हैं। तो ऐसे यहाँ ये तो स्पेशली इसमें एक इसी तरह की बात होती है कि जो भी चक्रवर्ती होता है वो अपनी ये 6 खंडों की विजय करता है, और विजय करते हुए बीच में जब ये वृषभाचल पर्वत आता है तो इस पर्वत पर वो अपना नाम लिखने के लिए जाता है, और उसके पास एक रत्न होता है। रत्न के माध्यम से इस पे अपनी प्रशस्ति, जैसे हमारे जो शिलालेख मिलते हैं अपने श्रवण बेलगोला की तरफ, उधर साउथ में बहुत सारे शिलालेख हैं। ऊपर अपन पहाड़ पे जाते हैं श्रवण बेलगोला में, बाहुबली भगवान वाले पहाड़ पे, तो वहां ऐसे लिखा हुआ दिखता है, कुछ भी कन्नड़ वगैरह में है, वो गोल गोल सी अपने को दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे शिलालेख होते हैं, तो वो भी अपनी इस तरह की प्रशस्ति लिखने जाता है। जैसे अपने यहाँ मंदिर बनाते हैं अपन, तो मंदिर के बाहर उसकी प्रशस्ति एक पाटिये पे लिखी होती है, बाहर अंदर कहीं भी, कि ये मंदिर कब बनाया गया, कौन से सन में बनाया गया, इसका किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, नींव रखी गई, कब इसका, वो सारी ऐसी कुछ बातें। और भी समझ लीजिए जो पब्लिक के इस तरह के कोई प्लेसेस होते हैं, कोई फ्लाईओवर बनाया तो वहां पर भी नीचे एक पहले बोर्ड लगा देते हैं कि इन मुख्यमंत्री जी कौन थे, उन्होंने उद्घाटन किया, कब किया, ऐसा। तो ये चक्रवर्ती भी यहाँ अपनी इस तरह से प्रशस्ति लिखने जाता है, अपना नाम वगैरह, और उसने 6 खंडों को जीता, इस तरह की कुछ बात वो यहाँ लिखने जाता है। तो जब भरत चक्रवर्ती, इस युग में सबसे पहले चक्रवर्ती, सबसे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव भगवान, और उन्हीं के जो पुत्र भरत, वो सबसे पहले चक्रवर्ती हुए। तो जब भरत चक्रवर्ती यहाँ पहुंचे, वो तो पहले थे, तो उनको ये पूरा पर्वत, 100 योजन की हाइट वाला और इतना इतना चौड़ा, वो पूरा पर्वत चक्रवर्तियों के नाम से भरा हुआ मिला। यानी इससे पहले इतना बड़ा ये पर्वत और चक्रवर्तियों के नाम से भरा हुआ है। यानी वो सोच रहे थे मैं पहला हुआ हूँ, और उनसे पहले कितने चक्रवर्ती यहाँ हो चुके हैं, वो अपना अपना नाम यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर क्या होता है कि वो अब जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं, अपना नाम कहाँ लिखें। तो फिर उनको अपना, उनके पास इस तरह के रत्न होते हैं, तो क्योंकि ये तो पत्थर पे लिखा हुआ, उकेरा हुआ होता है, तो ऐसे तो मिटा नहीं सकता कि ये अपनी जैसे मार्कर है या बोर्ड है चौक वाला, तो उससे मिटान दिया अपन ने और लिख दिया। वो तो पत्थर पे उकेरा हुआ होता है, तो सामान्य तरीकों से साफ नहीं हो सकता है। फिर वो उनके पास कोई इस तरह का रत्न होता है, उससे किसी एक चक्रवर्ती की प्रशस्ति मिटाकर, एक चक्रवर्ती का नाम वगैरह वो मिटाकर, और फिर वो अपनी प्रशस्ति वहां पर लिखते हैं। सभी चक्रवर्तियों के साथ में ऐसा होता है, किसी को भी जगह नहीं मिलती। लेकिन हाँ, 1 मिनट आशा आंटी, 1 मिनट। लेकिन जो तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए अपने, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए, मेरे हिसाब से सबको पता होगा। पूजन वगैरह करते हैं तो शांतिनाथ, पंचम चक्रेश्वर, इस तरह से बोलते हैं। इस युग में हमारे 3 तीर्थंकर ही चक्रवर्ती भी हुए। तो जो अगर कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती हैं, तो उनको ऐसा किसी का नाम मिटाना नहीं पड़ता। वो तीर्थंकर के इतने पुण्य का उदय होता है कि उनको, यानी अभी सामान्य चक्रवर्ती, सामान्य मतलब बिना तीर्थंकर हुए वाले, जैसे भरत चक्रवर्ती वहां पहुंचे और वह नाम लिखने को जगह ही नहीं मिली, तो एक बार से थोड़ी सी मतलब फीलिंग ऐसी आती है ना कि यहाँ तो जगह ही नहीं है, क्या करें। ऐसा थोड़ा भी मान की हानि उनकी होती है, अभी स्वाभिमान की। लेकिन तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं होता। तीर्थंकरों के साथ ऑटोमेटिक ही ऐसा होता है, समझ लीजिए देवकृत कुछ इस तरह का काम होता है कि उनको वहां अपना नाम लिखने के लिए जगह अपने आप ही मिल जाती है। शांतिनाथ तीर्थंकर जब ऐसे दिग्विजय के लिए निकले, 6 खंडों को जीतने के लिए, और वो वहां यहाँ पहुंचे, वो भी अपना नाम लिखने के लिए आए, तो उनको किसी का नाम मिटाना नहीं पड़ा, अपने आप उनके लिए जगह थी, और वहां पे फिर उनका नाम लिखा दिया जाता है। वो तो खुद भी नहीं करते हैं ये काम, और फिर उनका नाम वहां लिख दिया जाता है, और उनका नाम कभी मिटेगा नहीं, उनका नाम लिखा रहेगा। ऐसा तीर्थंकरों के साथ में विशेषता होती है। हाँ, अब बोलिए आशा आंटी। ये जो हिमवंत पर्वत का बॉटम और इसका बॉटम कहाँ से लेंगे, 100 योजन ऊंचा? तो ये जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र जैसे ये आर्यखंड से, आर्यखंड से नहीं, देखिए आप ऐसा ये जैसे अपना ये फ्लैट है ना, कुछ ये फ्लैट है चीज, ये फ्लैट चीज है। अब इस पे यहाँ बीच में विजयार्थ पर्वत है, ऐसा यहाँ पे अपन एक पर्वत लगा लें, समझ लीजिए ये पर्वत है।
तो ये पर्वत के इस तरफ ये पर्वत है वृषभाचल, और यहाँ हिमवन पर्वत खड़ा है कोई, यहाँ पर ये एक हिमवन पर्वत खड़ा है। तो यहीं पर यहाँ बीच में एक और वो इसके बराबर वो वृषभाचल खड़ा है, यहीं इस तरफ उत्तर की तरफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस जगह जहाँ मेरी फिंगर आ रही है ना, इस जगह वो है। और ये नीचे वाला, ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये आर्यखंड का, मतलब आर्यखंड बीच वाला, और इधर उधर मलेच्छखंड जाएंगे। ये अपन बोर्ड पे समझते हैं तो अपने को थोड़ा कम फीलिंग आती है, हम उसको ऐसा समझें। अपन तो कॉपी में भी ऐसा ही बनाएंगे फ्लैट, इसलिए हम खुद कॉपी पे फ्लैट बनाएंगे तो हमको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। बोर्ड को तो मुझे खड़ा ही रखना पड़ता है, बोर्ड को क्या एक मिनट, दोनों के बीच में कितना अंतर होता है वृषभाचल और विजयाद पर्वत में? वो अभी नाप है, वो बीच में कहा गया, मुझे भी ख्याल में नहीं है, देखना पड़ेगा कि कितनी दूरी पर वो है, उसको वो बराबर सारे नाप तो है, अभी मुझे ख्याल में नहीं। हिमवान के पैरेलल ऊंचाई का है। हाँ, हिमवन पर्वत के पैरेलल बराबर उतनी ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई हिमवन पर्वत की 100 योजन, उतना ही ऊंचाई है वृषभाचल पर्वत है। मतलब ये अपने को ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम इसको आप लोग जैसे मैं बनाती हूँ ना, थोड़ा रफली अपनी कॉपी में बना के देखेंगे ना, तो वो कॉपी क्योंकि अपनी ऐसी फ्लैट रखी हुई है तो उसमें अपने को समझ में आ जाएगा। बोर्ड को मैं फ्लैट करूंगी तो फिर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये ऐसा है यूं फ्लैट, इसलिए। ये हो गई ये वृषभाचल की बात, और अभी इसमें अपने को इतना ही समझना है यहाँ भरत क्षेत्र में। अब हम चलते हैं, विजयाद पर्वत के पीछे से खड़ा है। हाँ, अपनी तरफ से पीछे है, अपनी तरफ से वो पीछे है, समझ लीजिए। हाँ, अपने लिए वो पीछे है, ऐसा। अभी भरत क्षेत्र की अपने को इतनी ही बहुत ज्यादा और डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, इतनी ही करके हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि ये हिमवन पर्वत पे ये पद्म सरोवर है, इस पद्म सरोवर से नदी निकल रही है एक और, ये दो तो हमने निकाली थी, एक गंगा एक सिंधु, एक नदी और कौन सी निकल रही है यहाँ से, रोहितास्या, रोहितास्या नदी यहाँ से निकल रही है, और वो इधर उत्तर की तरफ, और ये सीधी यहाँ से निकल के और इस तरह से पर्वत से नीचे गिरती है। तो जिस तरह से यहाँ गंगा और सिंधु जब पर्वत से नीचे गिरी थी तो यहाँ बराबर वो कुंड था, कुंड के अंदर वो टापू था, टापू पे पर्वत था, पर्वत पे महल था, और वहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा थी उसके ऊपर। वैसे ही यहाँ पर भी ये पीछे क्षेत्र कौन सा आएगा, हिमवन पर्वत के आगे क्षेत्र आएगा हेमवत क्षेत्र, हेमवत नाम का क्षेत्र आएगा। ये हेमवत क्षेत्र में ये नदी जाकर वहां गिर रही है। देखिए थोड़ा सा अभी हम अपना उससे देखते हैं नक्शा निकाल के। ये देखिए जम्बूद्वीप का अपना मैप है, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक जना बोल दीजिए हाँ। दिख रहा है, ठीक है ठीक है। ये हिमवन पर्वत है, ये वाला थोड़ा सा ब्राउनिश येलोइश दिख रहा है, ये हिमवन पर्वत है, इसमें ये पद्म सरोवर है, और इस पद्म सरोवर से ये नदी इधर निकली और ये सीधी गई है, सीधी पर्वत पे चली। पर्वत पे कितना चलेगी वो अपन ने उस दिन निकाला था, 276 समथिंग योजन पर्वत पे बचते हैं, उतना वो पर्वत पे चलती है, और उसके बाद में पर्वत से नीचे गिरती है। तो नीचे जहाँ गिरती है वो क्षेत्र में गिरती है, और क्षेत्र में बराबर वही जैसा गंगा सिंधु के साथ में है, अपन ने भी देखा, कुंड में जाके वहां पर भगवान की प्रतिमा के ऊपर अभिषेक करती हुई गिरती है। फिर उससे आगे बढ़ती है उस क्षेत्र में, ये आगे दिखा दिया हेमवत क्षेत्र, इस हेमवत क्षेत्र में ये आगे बढ़ती है, और ये बीच में एक नीला गोल गोल डॉट आपको दिख रहा होगा, ये है एक पर्वत, गोलाकार 1000 योजन चौड़ा और 1000 योजन ऊंचा,
एक गोलाकार पर्वत है, इसका नाम है शब्दवान नाभिगिरी। मतलब इस पर्वत को बोलते हैं नाभिगिरी पर्वत। ये जो बीच के क्षेत्र हैं, भरत और ऐरावत को और विदेह को छोड़ के जो 4 क्षेत्र बीच में हैं, इन चारों क्षेत्रों में यानी हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, इन चारों क्षेत्रों में बीच में इस तरह के गोलाकार पर्वत हैं और इन पर्वतों को बोलते हैं नाभिगिरी पर्वत। और ये नाभिगिरी पर्वतों के नाम अलग अलग हैं। जैसे ये जो हेमवत क्षेत्र में नाभिगिरी है, इसका नाम है शब्दवान। यहाँ आपको नक्शे को जूम करेंगे आप, अपने मोबाइल में भी आप लोगों के पास में होगा, तो यहाँ आपको इसमें नाम दिखेगा नाभिगिरी। अब ये नाभिगिरी जो पर्वत है, ये नदी यहाँ से गिरी है और सीधी सीधी क्षेत्र में चलती है, और इस नाभिगिरी पर्वत से आधा योजन इससे पहले ही, आधा योजन मतलब 2 कोस, 4 कोस का 1 योजन छोटा वाला लेना है, तो उससे आधा योजन पहले ही इस तरह से टर्न कर लेती है। दिख रही है मुड़ती हुई? देखिए मैं इधर भी आपको दिखा देती हूँ, बोर्ड पे भी आप देखते जाइए। ये हिमवन पर्वत है और या हम क्षेत्र ही बना लेते हैं केवल, समझ लीजिए ये हेमवत क्षेत्र है और ये हेमवत क्षेत्र में ये नाभिगिरी पर्वत है। यहाँ ये नदी आ रही है इधर से हिमवन पर्वत से और इस तरह से सीधी चल रही है, और सीधी चलती चलती इस नाभिगिरी पर्वत से आधा योजन पहले ही इस तरह से यूं टर्न ले लिया, ऐसे हाफ सर्किल जैसा, अर्ध गोलाकार, अर्ध वृत्ताकार, ऐसे हाफ सर्किल जितना टर्न लिया। और हाफ तो वैसे यहाँ पहुंचकर होगा, लेकिन ये समझ लीजिए क्वार्टर, 1/4 सर्किल, क्वार्टर सर्किल जितना, चौथाई जितना इसने ऐसे गोलाकार टर्न लिया और फिर वापस सीधी हो गई और इस तरह से जाके बाहर लवण समुद्र में जाकर ये मिल जाती है। वो अपन ने सिंगल लाइन बनाई है, इसको अपन डबल बना सकते हैं ऐसा, और ये इस तरह से जाके नदी जो इधर बाहर लवण समुद्र है उसमें जाकर मिलती है। देखिए नक्शे में अपने को ये ब्लू कलर की पानी में दिखा रखी है, ये सीधी गई है और फिर इसका इतना सा सर्कल जितना थोड़ा सा टर्न लिया और फिर ऐसे सीधी सीधी जाके ये है रोहितास्या नदी। और रोहितास्या बाद वाली है, नाम जब हम बोलते हैं गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, तो जो बाद वाला नाम है वो किस साइड में जाके गिरेगा, ये हम नक्शा कैसे बनाएं, कौन सी नदी को इधर करें, कौन सी नदी को इधर करें, तो जो बाद वाला नाम है वो पश्चिम साइड में। हमने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया कि ये नदी इधर से निकली और इसकी जगह ये इधर यूं मुड़ी और इधर चली गई, हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये रोहितास्या नदी है, बाद वाला नाम है, ये पश्चिम की तरफ जाके गिरेगी। द्वयोर द्यो पूर्वा पूर्वगा, ये सूत्र हमने पढ़ा था, तो पूर्व नाम है वो, उसका नाम है रोहित, तो रोहित नदी तो आएगी अभी महापद्म सरोवर से, और ये पद्म सरोवर से निकल रही है, रोहितास्या अभी पश्चिम की तरफ जा रही है, इसलिए हमने ये पद्म सरोवर से नदी आई है और इस तरह से यहाँ प्रदक्षिणा दी इसकी, और इस तरह से पश्चिम लवण समुद्र में जाकर ये नदी मिल जाती है। यहाँ पर भी वही, उसके लिए जैसे गंगा नदी में द्वार था, जो जम्बू द्वीप की जो बाउंड्री वॉल है उसमें इस नदी को निकलने के लिए वहां दरवाजा था, वैसे ही यहाँ पर भी दरवाजा है। उस दरवाजे के ऊपर भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। 14 दरवाजे हैं 14 नदियों के निकलने के लिए, और 14 ही दरवाजों पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। इसके अलावा भी पूरी बाउंड्री वॉल पे और भी दरवाजे हैं, और वहाँ जो देवादी रहते हैं वहाँ उनके रहने के स्थानों पे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, मंदिर वहाँ पर होते हैं। लेकिन ये सब काउंटिंग में नहीं है, जो हम काउंटिंग करेंगे उसमें ये सब नहीं है। ये समझ में आ गया? किसकी बाउंड्री वॉल? भाभी बाउंड्री वॉल किसकी? जम्बूद्वीप की, जम्बूद्वीप की। ये आपको इस नक्शे में दिख रही है ऐसे कुछ, जैसे ईंटों जैसी रचना, ऐसे बाउंड्री वॉल जैसी रचना लाइट ब्राउन कलर में, और ये बाउंड्री वॉल में से यहाँ ये दरवाजा होगा, इस दरवाजे में से इधर बाहर लवण समुद्र में जाकर मिल गई है। हाँ, इसी तरह से अब है आगे, फिर इसके बाद में ये जो हेमवत क्षेत्र है, इस हेमवत क्षेत्र में और क्या रचनाएं हैं, जैसे हमारे भरत क्षेत्र में आर्यखंड, मलेच्छ खंड, इस तरह के खंड है, वहाँ इस तरह की कोई रचना नहीं है, वहाँ भोग भूमि है, जघन्य भोग भूमि की वहाँ व्यवस्था है, और वहाँ मनुष्य और तिरंच रहते हैं, पंचेंद्रिय तिरंच और मनुष्य वहाँ पर रहते हैं, कल्प वृक्षों से उनका जीवन चलता है।
वो हम थोड़े लास्ट के सूत्र अपने आएंगे तब इसकी डिटेल में अपन बात करेंगे भोग भूमि में क्या होता है। पर अभी इतना ध्यान रख लें कि यहाँ हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि हमेशा रहती है। कुछ वहाँ जैसे हमारे यहाँ काल परिवर्तन होता है, कभी कर्म भूमि कभी भोग भूमि, ऐसा वहाँ कुछ काल परिवर्तन नहीं होता, सदा काल यहाँ जगन्य भोग भूमि की स्थिति रहती है। इसके आगे चलते हैं तो ये महाहिमवन नाम का पर्वत है। इस महाहिमवन पर्वत पे ये महापद्म नाम का सरोवर है। इस महापद्म सरोवर से अब 2 नदियां निकल रही हैं। इसकी टोक तो हमने देख ही ली थी महाहिमवन पर्वत पे भी। यहाँ पूर्व दिशा की तरफ यहाँ जो टोटल 8 कूट है उसमें से पूर्व दिशा वाली कूट पे अकृत्रिम जिनालय है। अब इस महापद्म सरोवर में से 2 नदियां निकल रही हैं। तो ये जो नदी है एक वो निकल रही है रोहित नदी, और ये रोहित नदी इस सरोवर से निकल के इसके दक्षिण में, देखिए ये पद्म सरोवर से तो चली थी ये उत्तर में रोहितास्या, और ये महापद्म सरोवर से दक्षिण में चलती हुई इसी तरह से इस नाभिगिरी पर्वत की क्वार्टर सर्किल जितनी प्रदक्षिणा देती हुई और इस तरह से आकर सीधी सीधी क्षेत्र में बहती हुई और लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। वही वहां दरवाजा है बराबर, उस तरह से ये मिल जाती है। और ये भी जहाँ गिर रही है वहां वही कुंड है, कुंड में आके गिरती है। कुंड के अंदर जो टापू है उस पे पर्वत है, उस पे भवन है, उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करती हुई ये नदी बराबर गिरती है। इस तरह से ये हो गया हेमवत क्षेत्र की बात। हेमवत क्षेत्र में 2 नदियां हैं, रोहित और रोहितास्या। रोहित नदी आ रही है हिमवन पर्वत से, महापद्म सरोवर से, और रोहितास्या नदी आ रही है पद्म सरोवर से। इसके आगे है अब इसके बाद में हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र में 2 नदियां हैं, एक हरित और एक हरिकांता। इस तरह से 2 नदियां हैं। तो पहला नाम कौन सा है? पहला नाम है हरित, और वो पहले नाम वाली नदी किस साइड जाएगी? वो पूर्व दिशा की साइड जाएगी। तो वो पूर्व दिशा से गिरने वाली नदियां आ रही हैं उत्तर की तरफ से, और जो पश्चिम दिशा में जाने वाली नदियां हैं वो जा रही हैं दक्षिण, वो आ रही हैं दक्षिण की तरफ से। उत्तर दक्षिण समझ में आता है? ये हिस्सा है, ये दक्षिण का हिस्सा कहलाएगा, जिसे हम नीचे कह रहे हैं। नदियां ऊपर नीचे नहीं चढ़ रही हैं, वो सब है फ्लैट, लेकिन उसमें नीचे की तरफ हम अपने शब्दों में कहते हैं। तो ये महापद्म सरोवर से हरिकांता नदी निकल रही है, उसी तरह से पर्वत पे थोड़ी दूर चल के फिर पर्वत से नीचे गिरती है और वहां भगवान का अभिषेक करती हुई, यहाँ पर भी नाभिगिरी पर्वत है विजटावान नाम का, उसकी सेमी सर्कल में यहाँ प्रदक्षिणा देती हुई और इस तरह से क्षेत्र में होती हुई लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। ये जो नदियों की और सरोवरों की जितनी भी बातें हमने देखी थी वो आगे आगे दुगनी होती जा रही हैं। जैसे कि सरोवर की जो रचना थी, वो अभी जो गंगा नदी निकल रही है तो उसकी निकलते समय जितनी धारा मोटी थी, गिरते समय जितनी धारा थी, उससे ये दुगनी दुगनी उनकी धार वगैरह सब दुगना हो रहा है। इसी तरह से जो परिवार नदियां मिली थी, तो पद्म ये गंगा सिंधु की थी 14,000 सहायक नदियां, परिवार नदियां। अब इसकी कितनी होंगी? रोहित और रोहितास्या की 28,000। 14 का दुगुना करेंगे तो 28,000। 28,000 हरित की, रोहित की, 28,000 रोहितास्या की। अब ये जो आगे है हरित और हरिकांता, इनकी कितनी सहायक नदियां इनमें मिली हुई हैं? ये है 56,000। 28 का दुगुना करेंगे तो 56,000 सहायक नदियां इसमें हरित में मिलती हैं, 56,000 सहायक नदियां हरिकांता में मिलती हैं। और ये जो हरि क्षेत्र है, इस हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि है। मध्यम भोग भूमि मतलब भोग भूमियां 3 प्रकार की होती हैं, एक जघन्य, एक मध्यम और एक उत्तम। तो ये जघन्य, मध्यम, उत्तम में क्या डिफरेंस होता है कि इनकी एज में, इनको आहार कब लेना है, इनको सम्यक्त कितने दिनों में होना है, वो सारी बातों में इनमें फर्क पड़ता है। बाकी है भोग भूमि, कल्प वृक्षों से ही सब साधन प्राप्त होते हैं, वो हम बात आगे करेंगे डिटेल में। तो इस तरह से ये 3 क्षेत्र अपने हो गए, भरत, हेमवत और हरि क्षेत्र। अभी हरि क्षेत्र की एक नदी बाकी है, वो हरित नदी। हरित नदी आती है जो निषद पर्वत पे तिगिच्छ सरोवर है, निषद पर्वत पे तिगिच्छ सरोवर है, उसके वहां से ये हरित नदी निकलती है और इस तरह से दक्षिण में होती हुई
इसकी सेमी सर्किल में प्रदक्षिणा देती हुई फिर लवण समुद्र में जाकर मिलती है। ये थोड़ा सिमिलर सी है, इसलिए मैं फास्ट ले रही हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कोई बताएं। सब एक सी बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम ले रहे हैं इसको। ये वही बातें सारी, यहाँ जो सरोवर है उसमें भी वो कमलों की रचना वगैरह वो सब भी यहाँ दुगनी दुगनी समझनी चाहिए। अब ये सब इतना हुआ, ये 3 क्षेत्र, और ऐसे के ऐसे जैसे ये 3 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत और हरि, ऐसे के ऐसे सेम इधर जैसा भरत क्षेत्र है वैसा सेम टू सेम ये ऐरावत क्षेत्र जो लास्ट नाम हमने देखा है, देखिए ये ऐरावत क्षेत्र दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसा ही ये यहाँ शिखरी पर्वत है, शिखरी पर्वत पे पुंडरीक सरोवर है, वहां से 2 नदियां निकल रही हैं, एक रक्ता नदी और एक रक्तोदा नदी, और बीच में एक विजयार्ध नाम का पर्वत है। इस 2 नदियां और बीच के पर्वत से ये पूरे ऐरावत क्षेत्र के भी 6 खंड हो गए हैं। दक्षिण की तरफ यहाँ इसमें उत्तर है, उत्तर की तरफ वाला जो बीच का क्षेत्र है उसको आर्यखंड कहा, और बाकी 5 हैं म्लेच्छ खंड। और इसी तरह से यहाँ जो ये पर्वत के ये जो पर्वत है शिखरी पर्वत के पास वाला जो म्लेच्छ खंड है वहां पर ये वृषभाचल नाम का पर्वत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये पर्वत है वृषभाचल नाम का। और ये विजयार्ध जो पर्वत है, इस विजयार्ध पर्वत पर उसी तरह से 9 कूटे हैं, और ये सिद्धायतन कूट यहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ यहाँ ऐरावत क्षेत्र में भी है। और सेम मतलब बिल्कुल जैसी रचना है, और जैसा काल परिवर्तन भरत क्षेत्र में होता है वैसा ही काल परिवर्तन यहाँ ऐरावत क्षेत्र में भी होता है। अब इससे पास में, हाँ बोलिए, विदेश क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? अभी विदेश क्षेत्र की चर्चा हम अलग से करेंगे, उसमें बहुत सारी रचना है, इसलिए अभी विदेश क्षेत्र को छोड़ के हम पहले आगे आ गए। अभी विदेश क्षेत्र आज पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज चालू नहीं करेंगे, वो कल करेंगे हम विदेश क्षेत्र की रचना। अभी हम ये बात कर रहे हैं अभी। तो ये सेम जैसी रचना भरत क्षेत्र की है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी की वैसी ही रचना, उसी टाइप की व्यवस्था यहाँ ऐरावत क्षेत्र में होती है। इसके आगे, इसके पहले मतलब ये है हेमवत क्षेत्र। इस हेमवत क्षेत्र में 2 नदियां बह रही हैं, एक आ रही है पुंडरीक सरोवर से और एक आ रही है महापुंडरीक सरोवर से, और इन 2 नदियों के नाम है स्वर्णकूला और रूप्यकूला। तो रूप्यकूला है वो पश्चिम की तरफ जा रही है, ये ध्यान रखना है, जब हम नक्शा बनाएंगे नाम लिखेंगे तो कौन सी नदी किस तरफ है, पश्चिम की साइड वाली होगी बाद वाला जो नाम है। तो नाम कैसा है जोड़े में, स्वर्णकूला रूप्यकूला। तो स्वर्णकूला है इधर पूर्व की तरफ, वो आ रही है पुंडरीक सरोवर से इसी तरह, और ये पूर्व दिशा की ओर लवण समुद्र में जाके मिल रही है। और जो स्वर्णकूला नहीं रूप्यकूला है, ये महापुंडरीक सरोवर से आती हुई और इस तरह से प्रदक्षिणा देती हुई और ये पश्चिम की तरफ गिर रही है। यहाँ पर भी ये माल्यवान नाम का नाभिगिरी पर्वत यहाँ बीच में है। इसके बाद में ये रुक्मी पर्वत है, और रुक्मी पर्वत पर भी महापुंडरीक सरोवर से जो इधर नदी निकल रही है, नारी नाम की नदी, वो अपने रम्य क्षेत्र में इस तरह से यहाँ गिर रही है। और केसरी सरोवर से, जो नील पर्वत पे केसरी सरोवर है, उससे नरकांता नाम की नदी निकलती हुई और इस क्षेत्र में गिरती है, और इस तरह से नाभिगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा देती हुई जाके लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। तो रम्य क्षेत्र में मध्यम भोगभूमि है, और जो हिरण्यवत क्षेत्र है उसमें जगन्य भोगभूमि की व्यवस्था है। ये शाश्वत भोगभूमियां हैं, 1, 2, 3 और 4 अभी हमने देख ली, 2 यहाँ देखी थी, हेमवत क्षेत्र और हरि क्षेत्र, ये 2, और 2 हमने देख ली रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र, ये 4। अभी जम्बू द्वीप में 6 भोगभूमियां शाश्वत हैं, 2 भोगभूमियां विदेह क्षेत्र की तरफ है, वो रचना अपन कल शुरू करेंगे, कल देखेंगे। तो अभी टोटल अभी तो हमने 4 देखी है, जम्बू द्वीप में टोटल होती हैं 6 भोगभूमियां, जो हमेशा भोगभूमि ही रहती है, उसे कहते हैं शाश्वत भोगभूमियां। हमारे यहाँ भी भोगभूमि होती है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, लेकिन हमारे तो थोड़े दिन के लिए होती है, बाद में कर्म भूमि बन जाती है।
जैसे शुरू के जो 3 काल थे वो भोग भूमि के काल थे, और अभी जो चल रहा है चौथा काल होता है वो कर्म भूमि का, और अभी भी कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मतलब क्या है? जहां पर कमाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। देखिए ये सारी जो हमने रचना देखी, इसमें ये सारी रचना हमने देखी। इस सारी रचना में हमारा विश्व कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, वो जानने की जिज्ञासा जरूर हमको है कि हम कहाँ रहते हैं। तो थोड़ी सी एक दिन बात की थी हमने कि हमारी दुनिया कहाँ है। देखिए जो ये, हाँ, ये जो भरत क्षेत्र है अपना, ये जो भरत क्षेत्र है, इस तरह से भरत क्षेत्र है, और ये जो आर्यखंड है, इस आर्यखंड का में यहाँ एक डॉट रखी, इतनी सी हमारे वर्तमान जो दुनिया है वो इतनी सी है। दिख रही है आप लोगों को डॉट? आप दिखाई दे रही है? डॉट में अपनी पूरी दुनिया आ गई। हाँ, देखिए कैसे है ये डॉट। ये जो पूरा इसका विस्तार है, ये जो आर्यखंड है, इस आर्यखंड का पूरा एरिया कैलकुलेट करके दिया गया है शास्त्रों में। ये है 238 योजन, 238 योजन। ये आर्यखंड का पूरा एरिया है। पूरा भरत क्षेत्र तो है 526 सही 6/19 योजन का, और ये 238, और इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं आगे। तो ये इतने में से ये जो हमारा आर्यखंड है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा दिखता है, इधर वाले पार्ट्स थोड़े छोटे हैं और ये आर्यखंड में थोड़ा सा बड़ा है। इक्वल 5 पार्ट्स नहीं है, पूरे भरत क्षेत्र के बिल्कुल इक्वल हो ऐसा नहीं है। तो ये जो आर्यखंड है ये है 238 योजन का अप्रोक्सीमेट। और हमारी जो दुनिया है, हमारी जो दुनिया है वो कितनी है? अंकल को मैंने कहा था, किसी को कहा था कि वो ढूंढ के ले आए कितने किलोमीटर में है हमारी दुनिया। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो वर्तमान विश्व है अपना, उसका जो डायमीटर है, देखिए पूरा एरिया नहीं बता रही हूँ, डायमीटर ऐसा ग्लोब का ऐसा लगाएंगे तो वो 12,000 और कुछ किलोमीटर ऐसा है। देख लीजिएगा, बच्चों को पता होता होगा, जो घर में अगर बच्चे होते हैं इस तरह से। 18,000 2 से 3 योजन है, हाँ 3 योजन। अपना जो ये योजन है ना, 3 योजन में पूरी, हाँ 3 योजन में अपनी पूरी दुनिया आ जाती है, ज्यादा से ज्यादा 3 योजन, उससे ज्यादा नहीं। जितना अपना ग्लोब है ना, और योजन मतलब एरिया क्षेत्रफल वाला नहीं, जैसे हमने जम्बू द्वीप का देखा था ना, यहाँ से यहाँ तक का 1 लाख योजन, वैसा वो यहाँ से यहाँ तक ऐसा नापा जाए तो वो केवल 3 योजन है। और ये पूरा कितना है आर्यखंड? 238 योजन, ये पूरा आर्यखंड है। यानी यहाँ से यहाँ तक आर्यखंड को देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा भरत क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरत क्षेत्र है 526 योजन। ये हिमवन पर्वत से लेके और यहाँ बीच में सेंटर में लवण समुद्र तक, ये इसकी जो लंबाई है ये है 526 योजन। और ये विजयार्ध पर्वत से लेके और ये यहाँ जम्बूद्वीप की बाउंड्री तक ये जो आर्यखंड है, इस आर्यखंड की है 238 योजन। और अपनी जो दुनिया है उसकी ये लगाएंगे इतनी, ये है 3 योजन, ये केवल है 3 योजन। तो अपनी दुनिया अभी जो दिखाई दे रही है वो बहुत छोटी सी दुनिया है, इसके बाहर में बहुत कुछ है। और ये अपना ये फ्लैट है एक्चुअल में, वास्तव में जो ये जम्बू द्वीप है वो थाली के समान है, फ्लैट है, और ये भरत क्षेत्र भी फ्लैट ही है। फिर ये गेंद की जैसा ग्लोब क्यों दिखाते हैं? ये जो साइंस में पढ़ाते हैं वो ऐसा गोल गोल क्यों दिखाते हैं, दुनिया गोल है। तो ऐसा है कि ये जो अपना भरत क्षेत्र का ये 3 योजन का जो हिस्सा है, ये कोई प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण ऐसा कुछ ऊपर उठ गया,
कुछ ऐसा हुआ इस भूमि में कि वो जितना एरिया, ये इतना 3 योजन जितना एरिया ऐसा कुछ ऊंचा उठ गया है, गोला ऐसा बॉल की जैसे, और इस तरह से वो दुनिया गोल दिखाई देती है और उसके चारों तरफ फिर पानी भर गया है और उतनी ही वो दुनिया वहाँ दिखाई देती है। आप लोग कोई हस्तिनापुर गए हों? हस्तिनापुर में जहाँ अपना वहाँ जम्बूद्वीप बना हुआ है, ज्ञानमती माता जी वाला, पूरी जो इतनी बड़ी रचना है, वहाँ अब कभी जाएं। अभी हमने पढ़ लिया, हो सकता है पहले ध्यान नहीं दिया हो। अब कभी अगर हस्तिनापुर जाएं तो वहाँ बराबर ऊपर वो सुमेरु पर्वत पे चढ़ के फिर नीचे देखें तो वहाँ भरत क्षेत्र बना हुआ है, और वहाँ भरत क्षेत्र में ये जो आर्यखंड का हिस्सा है वहाँ पे ऐसे ग्लोब जैसा अपनी दुनिया, वहाँ पर ऐसा ग्लोब बनाकर वहाँ अपनी दुनिया दिखा रखी है। तो ये अपनी दुनिया इस भरत क्षेत्र में ही है और भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही है, और आर्यखंड में भी बहुत थोड़े से पार्ट में हम रहते हैं। इसलिए जो एक कहावत है दुनिया बहुत बड़ी है, वो वास्तव में दुनिया बहुत बड़ी है। ये आर्यखंड ही बहुत बड़ा है, उसके बाहर पूरा भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है, और उसके बाहर पूरा जम्बूद्वीप बहुत बड़ा है, और उस जम्बूद्वीप के बाहर अभी मध्यलोक वो बहुत बड़ा है, और मध्यलोक के बाहर मतलब ऊपर नीचे वो पूरा 3 लोक वो भी बहुत बड़ा है। तो क्षेत्र की तरफ से देखें तो दुनिया वास्तव में बहुत बड़ी है। लेकिन ये सब इतनी बड़ी दुनिया, ये इतनी बड़ी है, हमको पता ही नहीं है। तो ये वास्तव में ये दुनिया बड़े होने से कुछ बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात क्या है कि इतनी बड़ी दुनिया को जाना किसने, ये उस ज्ञान की महिमा है। ये सब किसने बताया, ये सब किसने जाना, इतनी बड़ी दुनिया ये यहाँ आ जाती है ज्ञान में। ये ज्ञान के लिए तो यहाँ बताते हैं, ऐसा ज्ञान कोई यहाँ नहीं है, वो तो पूरे ही आत्मा के प्रदेशों में सब जगह ही है। लेकिन इतनी सब बातों को ज्ञान जान सकता है, ऐसा ज्ञान में स्वभाव है, और ऐसा ज्ञान का पूरा ये जो स्वभाव है ये हम सबका है, हम सब इसको जान सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने अपने स्वभाव को जाना नहीं, इसलिए वो स्वभाव हमारा समझ लीजिए धूल में मिल रहा है, उस पर धूल पड़ गई है, आवरण आया हुआ है ज्ञानावरण का, इसलिए हम जान नहीं पा रहे। पर केवल यानी भगवान के वो धूल पूरी साफ हो चुकी है, तो उनको ये सब जानने में आता है, और उनके ज्ञान की महिमा है कि ये सब उन्होंने ज्ञान में जानकर और दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको बताया। यदि दुनिया में ज्ञान नहीं होता तो फिर क्या होता? इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने अभी भी जिन चीज, जैसे कोहिनूर हीरा है, उसका पता है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है कि इतना बड़ा हीरा है। लेकिन यदि उसका पता है, और बहुत सारे ऐसे कोई हीरे होंगे जो कहीं दबे पड़े होंगे, अब उसका पता ही नहीं है तो उसकी क्या वैल्यू है। ऐसे ही यदि ये सब होते सूरज चांद सितारे दुनिया में, लेकिन ये जाने नहीं जाते तो क्या वैल्यू थी उनकी। ये सूरज चांद तारे, ये जो सब जितनी भी पूरी दुनिया है, ये सब जाने जा रहे हैं ये ज्ञान में, इसलिए इनको जानने वाले ज्ञान की वास्तव में महिमा है, और ऐसा ज्ञान का स्वभाव हमारे अंदर है। तो अपने उस ज्ञान स्वभाव की महिमा अपने को आए, और उस स्वभाव की महिमा करके हम अंतर्मुख हो जाएं तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। इसलिए ये बातें खाली ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सब सारी बातें जानकर सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु की महिमा आ जाए, और देवशास्त्र गुरु की महिमा पूर्वक अपने आत्म स्वभाव की महिमा आके आत्मा में लीन हो जाएं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम सब कर सकते हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ सकते हैं, और फिर नहीं तो अपन पाठ वगैरह कर लेंगे। मतलब जम्बूद्वीप में 6 शासक भूमियां हैं, तो पूरे भारत क्षेत्र में कितनी शासक भूमियां होंगी? भारत क्षेत्र में नहीं होंगी, भरत क्षेत्र तो जम्बूद्वीप का एक पार्ट है। हम जम्बूद्वीप में 6 भूमियां कह रहे हैं शाश्वत। भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप से बड़ा नहीं है, हम उससे कैलकुलेट नहीं करेंगे। भरत क्षेत्र में भोग भूमि शाश्वत है ही नहीं, भरत क्षेत्र में तो शाश्वत भोग भूमि है ही नहीं। हाँ, जम्बूद्वीप बड़ा है, भरत क्षेत्र छोटा है। भरत क्षेत्र तो जम्बूद्वीप का एक पार्ट है। जम्बूद्वीप में 6 है, तो उससे बड़ा कोई आगे हम और द्वीप देखेंगे, उसमें कितनी होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। जम्बूद्वीप से भरत क्षेत्र की कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले हम कम को देख लिया, फिर हम उससे कुछ बड़ी रचना देखेंगे, फिर उसमें ऐसी रचना है तो इसमें 1 है तो उसमें 2। जैसे हमने पहले हिमवन पर्वत की या समझ लीजिए पद्म सरोवर की रचना देख ली, तो पद्म सरोवर की रचना से फिर हम महापद्म की दुगनी करनी है तो उससे उसकी कैलकुलेट करेंगे।
भरत क्षेत्र में एक भी शाश्वत भोगभूमि नहीं है। भरत क्षेत्र यानी शाश्वत भोगभूमि नहीं है। हाँ पारुल बोलिए। तो भाभी पूरे आर्यखंड में अपनी पृथ्वी जैसी कई सारी पृथ्वियां हों? पूरे आर्यखंड में हो सकता है, उसकी सब बस अनुमान ही है, क्योंकि अभी तक एक्चुअल में क्या है, यहाँ आके हम चुप हो जाते हैं क्योंकि साइंस ने ऐसा बता दिया कि वो ऐसी गोल है बॉल जैसी। और शास्त्रों, जब शास्त्र लिखे गए तो शास्त्रों में तो क्योंकि उसको थाली की जैसा फ्लैट लिखा है, और जब शास्त्र लिखे गए या भगवान की वाणी में जो बातें आई वो शाश्वत बातें आती है। अभी थोड़े बहुत टेम्पररी मान लीजिए कि अब यहाँ पर बारिश हो गई है तो यहाँ एक खड्डा हो गया, यहाँ बारिश हो गई तो ये पर्वत बह गया, ऐसी ये जो टेम्पररी बातें हैं वो शास्त्रों में ऐसे लिखी नहीं जाती है। तो ये कुछ टेम्पररी इस तरह का परिवर्तन हो गया, तो शास्त्रों में उसके बारे में कुछ मिलता नहीं है। बस एक जगह इतना सा मिलता है कि 3 योजन की भूमि पृथ्वी से उठ गई प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण। अब उसके बाहर क्या है क्या नहीं है वो बहुत ज्यादा वर्णन मिलता नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि लिखा नहीं गया होगा शास्त्रों में। तिलोय पन्नति अपना जो ग्रंथ है वो इस 3 लोक की रचना के संबंध में सबसे पुराना ग्रंथ है। उसमें कई जगह ऐसा लिखा आचार्य देव ने कि इस संबंध की जो बात है, इसका जो उपदेश है वो इस समय नष्ट हो गया। जैसे कोई संख्याएं हैं, कोई रचनाएं हैं, तो वो आचार्य ने खुद ने वहां ऐसा लिखा कि अभी ये बात, जैसे पहले क्या शास्त्र लिखे नहीं गए थे, परंपरा से ओरली सब याद करते हुए रहते थे, तो वो रिटन की परंपरा थी नहीं। अब मान लीजिए जिनको याद था उन्होंने लिखा नहीं और अब आगे वाले तक पहुंची नहीं, वो भूल गए, उनको पता नहीं, तो वो कुछ चीजें अभी उपदेश में नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है उन्होंने लिखा हो और हमने शास्त्रों को संभाला नहीं। हमारे बहुत सारे शास्त्र ये चीनी और जापानीज लोग ले गए यहाँ से लूट लूट के, और बहुत सारे शास्त्र जला दिए गए। दक्षिण भारत में 6 महीने तक जैन शास्त्रों की होली जलाई, यानी इतने शास्त्र उसमें डाले कि 6 महीने तक वो आग जलती रही। तो इस तरह से भी बहुत सारे हमारे शास्त्र नष्ट हो गए और बहुत सारे शास्त्र दूसरों के द्वारा विदेशों में ले जाए गए। ये जो इतनी समझ लीजिए जितनी भी साइंस की भी जितनी भी तरक्की है, ये इंटरनेट वगैरह, ये सब ये अपना 5वां अध्याय है, उस 5वें अध्याय के आधार पर ये पुद्गलों की कितनी ताकत है। ये सब पौद्गलिक की तो है, यहाँ हमने चलाया, वहां आपने देख लिया, पकड़ लिया, आपने आवाज सुन ली, ये सब क्या है, ये बिना किसी तार के। पहले तो तार वाले फोन होते थे, अभी बिना तार के ये सब पूरे वर्ल्ड में, ये सब क्या है, ये सब पुद्गलों की शक्तियां हैं। तो उस शक्तियों को बारे में वर्णन उन शास्त्रों में लिखा था। जो शास्त्र समझ लीजिए कुछ लोग वो शास्त्र भी ले गए, उनको पढ़ने वाले भी ले गए, क्योंकि वो लिपियां भी कन्नड़ वगैरह ऐसी थी, तो वो लोग जब लेके गए इस तरह से, तो हमारी कमजोरी रही कि हम अपनी संपदा को संभाल नहीं पाए, और ये शास्त्र हमारी संपदा थी, तो इसलिए वो कुछ बातें मिलती नहीं है। अब इसीलिए हम साइंस के आगे फिर चुप हो जाते हैं कि अब क्या जवाब दें। इस शास्त्रों में बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ दिखा दे, तब तो कोई मान ले। अब साइंस हावी है, वो सामने दिखाता है, इसलिए फिर ज्यादा हम जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि हमें विश्वास है भगवान की वाणी पे कि शास्त्र में ये लिखा गया है कि ये दुनिया ऐसी फ्लैट है, तो एक्चुअल में वास्तव में तो वो फ्लैट ही है। ऐसे बोला भी जाता है ना, टोडरमल जी साहब 6 महीने के लिए वहाँ गए थे साउथ में शास्त्र को। हाँ, टोडरमल जी खुद नहीं गए थे, उन्होंने भेजा था वो शास्त्र प्राप्त करने के लिए, अपने 2-3 साथियों को भेजा था, और उनमें से मतलब पहले बहुत मुश्किल था। अपने को अभी कितना इजी है, 1 मिनट में PDF सेंड हो जाती है, और अपन ने कोरियर से भी भेजे हैं तो समझ लीजिए 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में मिल गए हैं शास्त्र। लेकिन पहले इतना आसान नहीं था, पहले प्रिंटिंग नहीं होती थी शास्त्रों की, छपे हुए तो होते ही नहीं थे, हाथ से लिखते थे, तो कितनी ज्यादा कॉपीज होती होंगी, कैसे वो शास्त्र, उससे भी पहले तो ताड़ पत्रों पे होते थे, तो बहुत मुश्किल था पहले इस तरह से शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, आसान नहीं था। चलिए और बोलिए, किसको पूछना है? जो पर्वत पे नाम बोला आपने कि वो मिटते नहीं है कभी, तो इसने लिखा ना कि भरत चक्रवर्ती गए और उन्होंने वहाँ पे अपना नाम, तीर्थंकरों का नाम, तीर्थंकर अगर चक्रवर्ती हैं तो ऐसा रेयर ही होता है। ये इस बार हुंडाव सर्पणी काल था, इसलिए वो तीर्थंकर चक्रवर्ती बन गए, वरना एक पोस्ट एक ही व्यक्ति को मिलती है। एक पोस्ट है अपने 63 सलाका पुरुषों में, एक तीर्थंकर की पोस्ट है, एक चक्रवर्ती, फिर नारायण, पति नारायण और बलभद्र।
तो तीर्थंकर की भी पोस्ट और चक्रवर्ती की भी पोस्ट, दो दो पोस्ट एक ही व्यक्ति ने ले ली। शांतिनाथ भगवान ने 2 पोस्ट ले ली ना, और तीसरे और थे वो कामदेव, वो अलग है, वो उसमें 63 में नहीं है नंबर। तो ऐसा जनरली नहीं होता है कि 2 पोस्ट एक ही व्यक्ति को मिल जाए। ये उंडाव सर्पणी काल के दोष से वो तीर्थंकर ही चक्रवर्ती हो गए। तो ऐसा रेयर होता है कि तीर्थंकर चक्रवर्ती बने, और यदि वो चक्रवर्ती बनते हैं तो उनको अपने आप ही वहाँ जगह मिल जाती है, नाम किसी का मिटाना नहीं पड़ता और उनका नाम फिर वहाँ लिखा रहता है। एक ही कूट के संबंध में पूछना था, जैसे 11 कूट, 8 कूट, 9 कूट, फिर 9 कूट, 8 कूट, 11 कूट, लेकिन अपने विचार को 9 कूट अभी बताया, तो वो कैसे? अब ये तो है, इसमें अपन ने किसी ने मतलब जो संख्या वहाँ है ऐसी ही संख्या है। अब अपन ऐसा सोच सकते हैं यहाँ 11 बनाई तो फिर 10, 9 ऐसे कर देते कि 8, 9, 10 कर देते, एक में 11, एक पे 8, एक पे 9। तो ये तो ना तो भगवान ने बनाई है ना अपन ने किसी ने बनाई है, जो जैसी जहाँ है वैसी बताई गई है। तो उतनी ही संख्या वहाँ पर है, वहाँ 11 ही है, वहाँ 9 ही है, ऐसी ही है। नहीं, जैसे हिमवन पर्वत पे अपन ने 11 बताई है ना। हाँ, एक बात बताइए कि ये जो आपने बताया 3 योजन की है अपनी अभी धरती, 3 योजन यानी कितने किलोमीटर हो गए? 3 योजन हो गए, 6000 किलोमीटर का 1 योजन है। तो अप्रोक्सीमेट वैसे मैंने देखा था तो 12 करीब, अपनी जो दुनिया थी वो 12 किलोमीटर करीब, 12 और उसके आगे कुछ ऐसा आ रहा था। अपन ज्यादा भी माने तो 18,000, 12 नहीं 12,000, मतलब 18,000 किलोमीटर जितनी, उससे ज्यादा का नहीं है अपनी जो ये पूरी ग्लोब वाली जितनी दुनिया है 3 योजन के अंदर, तो वो 18,000 किलोमीटर के अंदर आ जाएगी। नहीं, मेरा ये इसमें जो एफर्ट था, मेरा ये था कि जैसे आपके नोट्स में पहले ना कूट दे रखे हैं, उन कूटों में जैसे 6 पर्वत की संख्या दे रखी है आपने। हाँ, अच्छा, अब इसमें विचार में फिर 9 आए तो वो कैसे, वो समझ में नहीं आया। वही मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें विजयार्थ पर्वत का नाम नहीं है, और विजयार्थ पर्वत पे 9 कूट है, ये अलग से आपको बता दिया। इसमें कोई कैलकुलेशन तो है ही नहीं, मतलब समझने वाली बात नहीं है, तो याद रखने वाली बात है। हिमवन में तो जैसे 11 होते हैं ना, हिमवन में 11 है, वो पर्वत ही अलग है, वो विजयार्थ है, उस पे 9 है। भाभी आधे खंड में नक्शे में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, वो क्या है? इसमें अपने जो आपने स्कैन करा। 1 मिनट, किस जगह बता रहे, नाम बोलो किस जगह है। आधे खंड में आइए आप नीचे। अच्छा, ये रेड है, ये अपनी दुनिया का होगा। ये थोड़ा जूम करके देखो उसको। कुछ समझ में नहीं आ रहा, और नीचे एक सर्कल और बना हुआ है ग्रीन कलर का। 1 मिनट रुको, ये वर्तमान दुनिया का ही है, इसमें तो खैर ज्यादा जूम करने से समझ नहीं आ रहा। भारत और ऐरावत क्षेत्र में समान काल चलते हैं क्या हमेशा? हाँ, समान काल चलते हैं, जो काल परिवर्तन होता है वो समान रूप से होता है भारत और ऐरावत दोनों क्षेत्रों में। जैसे अभी यहाँ 5वां काल चल रहा है तो वहाँ पे भी 5वां ही काल चल रहा होगा। ये ऐरावत क्षेत्र में भी है? हाँ, वो दोनों जगह ही है। ये सम्मेशकर जी वो अयोध्या का बनाया, अयोध्या मतलब वही जहाँ अभी हमारी दुनिया है, अयोध्या के लिए बनाया है ये। हरी बिंदी भी दे रखी ना उसमें, लेकिन हाँ, वो किस चीज की है? वही है, जूम करने पे समझ नहीं आ रहा, पर वो अयोध्या का ही, अयोध्या लिखा है, हरी बिंदी उसी के लिए दी है। तो ये 170 कर्म भूमियां फिर कौन सी होगी? वो अभी हम जब विधेयक क्षेत्र पढ़ेंगे तब आएगी, विधेयक क्षेत्रों को मिलाकर फिर आएगी। मिलाकर ये जो हरी बिंदी दी है, देखिए यहाँ लिखा है, ये विशेष जानकारी लिखा है ना, यहाँ वहाँ दिया है। हरी बिंदी जो दी है वो हरी बिंदी में एक हरा स्वस्तिक बनाया हुआ है, वो उसमें आर्यखंड बताए हैं उन्होंने। और ये अपने को विधेयक क्षेत्रों में भी ऐसे आर्यखंड दिखेंगे। विधेयक क्षेत्र की रचना हम देखेंगे, कल तक अपन वहां पहुंचेंगे। देखिए ये जो हरी बिंदी है ना, यहाँ स्क्रीन पे आ गया है,
ये हरी बिंदी है, ये आर्यखंड बताने के लिए है। और ये जो लाल में है ये अयोध्या, यहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है। सभी तीर्थंकरों का जन्म हमेशा अयोध्या में ही होता है और सभी तीर्थंकर हमेशा समय शिखर से ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है। पर इस बार जो गड़बड़ हुई है वो सब उंडाव सर्पणी काल के चक्कर में हुई है कि 5 तीर्थंकर कहीं और से मोक्ष गए हैं और अयोध्या में केवल 5 ही तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, बाकी तीर्थंकरों का अलग अलग जगह जन्म हुआ है। तो ये जो हरी बिंदी है ये आर्यखंड दिखाने के लिए दी है। देखिए अपने ये इसमें यहाँ ये जो लिखा है ना इधर विशेष जानकारी, मैं किसका नहीं पा रही हूँ इसको ज्यादा, विशेष जानकारी में यहाँ लिखा है जम्बूद्वीप के 34 आर्यखंड दर्शाने के लिए ग्रीन स्वस्तिक यहाँ बनाया गया है, वो यहाँ इन्होंने दिया है लिख के। देख लेना आप अपने मोबाइल में जूम करके, दिख जाएगा, वो लिखा हुआ दिख जाएगा आप लोगों को। और किसी को पूछना है कुछ? तो जैसे अपने आर्यखंड में तीर्थंकर होते हैं वैसे वहाँ पे भी तीर्थंकर हाँ होते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी हम विदेश क्षेत्र की रचना देखेंगे, वहां पर भी इसी तरह से 6 खंड होते हैं अलग अलग तरह से, वहां पे भी तीर्थंकर आर्यखंड में होते हैं। ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं? ऐरावत क्षेत्र में भी आर्यखंड में तीर्थंकर होते हैं, बिल्कुल। हाँ शीला भाभी बोलिए। मानुषोत्तर पर्वत तक कौन जाता है? मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य जा सकते हैं, वो अभी हम आगे पहुंचेंगे मानुषोत्तर पर्वत तक। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। लेकिन कौन से मनुष्य जाएंगे वो अपने जैसे लोगों की ताकत नहीं है, वो जो विशेष कोई रिद्धि वगैरह जिनकी हो या वहाँ उसके आसपास के एरिया में जो रहते हो वही जा सकते हैं। वाले या विद्याधर जा सकते हैं। अभी तो मानुषोत्तर पर्वत यहाँ से बहुत दूर है। म्लेच्छखंड अभी तो ये अपना जम्बूद्वीप है, उसके बाद में लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, उसमें मानुषोत्तर पर्वत है। तो वहाँ के जो जीव पुष्करवर द्वीप में हम पढ़ेंगे आगे भी मानुषोत्तर पर्वत। अच्छा, ये अपने जो ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वो अपने ही भगवान होते हैं क्या या अलग होते हैं? नहीं, वो अलग होते हैं। ऐरावत क्षेत्र वाले उनके नाम वगैरह वो अलग होते हैं, उनकी 24 ही, जैसे हमारे यहाँ 24 होते हैं एक चौथे काल में, वैसे वहां पे भी 24 होते हैं, पर उनके नाम वगैरह वो उनके शास्त्र उनके जो होते होंगे वहां मिलते होंगे, अपने में तो अपनों के नाम है। और कोई कोई किताबों में मिल सकते हैं, कहीं कहीं 170 तीर्थंकरों के नाम और उनके विधान ऐसे बने हुए हैं, तो उनके भी नाम ऐसे मिलते होंगे, मिल सकते हैं इस तरह के विधानों में। की लंबाई आपने 100 योजन बताई है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई जमीन पे 100 योजन, बीच में 75 योजन और शिखर पे टॉप पे 50 योजन, ऐसे अलग अलग, थोड़ा सा ऐसा है स्लांटिंग है, तो वो अलग अलग है चौड़ाई। शिखर पे कितनी होगी? 50 योजन। शिखर पर 50 योजन है। हाँ। और बीच में 70 योजन है। 75 75। चलिए, हो गए प्रश्न, पूरे हो गए। और तो नहीं है कोई? चलिए पाठ कर लेते हैं कुछ थोड़े से सूत्रों का।